भूमि रिसाव सर्किट ब्रेकर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ओयल सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी राले गए सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन डी लघु प्रकोष्ठ वाले सर्किट ब्रेकर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भूमि रिसाव सर्किट ब्रेकर को अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं आरसीसीबी। धात्विक खोल युक्त विद्युतीय उपकरणों, यंत्रों व मशीनों आदि में यदि सजीव चालक यानी लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। इस परिस्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ईएलसीबी है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यह ऊर्जा के मीटर के बाद भार की आपूर्ति के प्रवेश पर परिपथ में हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। आरसीसीबी पुनः अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला सवाल है कि फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? ऑप्शन ए प्रतिरोध से, ऑप्शन बी वायर की लंबाई, ऑप्शन सी ग्राउंडिंग का प्रकार, ऑप्शन डी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फीडर वो लाइन चालक है जो विद्युत शक्ति को उपकेंद्र से वितरक तक पहुंचाता है, फीडर कहलाता है। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप आईआर ग्राउंडिंग के प्रकार से मुक्त होता है। फीडर में चालक का आकार निम्न पर निर्भर करता है, जहां आर प्रतिरोध, पी पदार्थ की प्रतिरोधकता, एल चालक की लंबाई, ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह सभी सामान्यतः एसीएसआर की बनी होती है। इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए रेयर अर्थ मैग्नेट, ऑप्शन बी परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन सी कार्बन मैग्नेट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक बेल में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसे ही इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। जब किसी लो चुंबकीय पदार्थ के ऊपर चालक का तार को लपेटा जाता है और उसमें धारा प्रभावित करने पर वह विद्युत चुंबक बन जाता है। इलेक्ट्रिक बेल का वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युतीय सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में रूपांतरित किया जाता है। जब बेल परिपथ को सप्लाई में संयोजित किया जाता है तो विद्युत चुंबक बन जाता है तथा ऊर्जा का रूपांतरण आवश्यक अलार्म के रूप में प्राप्त होता है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। अगला सवाल है कि सोडियम लैंप का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अध्ययन कक्ष के लिए, ऑप्शन बी रास्तों के लिए, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम के लिए, ऑप्शन डी पुस्तकालय के लिए। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सोडियम लैंप या सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट के रूप में सड़कों पर प्रकाश हेतु किया जाता है, यानी सड़कों पर प्रकाश के लिए किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप यानी सोडियम लैंप की दक्षता 40 से 50 एलएम पर वाट होता है। यह लैंप 220 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट पर संचालित होता है। इसका जीवन काल 3000 घंटे तक होता है। प्रारंभ में इसका प्रकाश गुलाबी तथा 10-15 मिनट के बाद पुनः डिस्चार्ज होने पर पीला प्रकाश प्राप्त होता है। इसे मोनोक्रोमेटिक एक वर्णी लैंप भी कहते हैं। इसका CRI बहुत कम होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा डिवाइस स्विच है जो सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्यूज, ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन सी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट स्विच। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लाइन में स्विच की तरह ऑन ऑफ करने में तथा उपकरण को ओवरलोड से होने से बचाने के लिए स्विच के रूप में भी कार्य करता है। यह सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में भी काम करता है। एमसीबी की धारा रेटिंग 2 एम्पियर से 60 एम्पियर तक होती है। यह मरम्मत के योग नहीं होता। अगला सवाल है कि बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए वॉशिंग मशीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी वैक्यूम क्लीनर, ऑप्शन डी हीटर। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बिजली की खपत इन सब में से सबसे ज्यादा वाटर हीटर में होती है। वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन व आयरन के विद्युत की खपत वाटर हीटर से कम होती है। सामान्यतः वाटर हीटर 1000 वॉट से अधिक शक्ति खपत करता है। वैक्यूम क्लीनर 400 से 600 वॉट बिजली खपत करती है। वॉशिंग मशीन 400 वॉट बिजली खपत करती है। विद्युत प्रेस यानी आयरन ये 750 वॉट बिजली खपत करती है। अंतर्राष्ट्रीय मापक आईईसी 60601-1 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितना होता है? ऑप्शन ए
0.2 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 1 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 0.4 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 0.1 मिली एम्पियर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आईईसी 60601 चिकित्सा विद्युत उपकरणों से सुरक्षा आवश्यक प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों की एक श्रृंखला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा प्रकाशित किया गया। पहली बार यह 1977 में तथा नियमित रूप से अद्यतन एवं पुनर्गठन किया गया। इसके अनुसार भू संरक्षण धारा की अधिकतम सीमा 1 मिली एम्पियर है। अगला सवाल है कि भारतीय बिजली निगम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को, ऑप्शन ए किसी अर्थिंग की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन बी कम से कम एक कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन सी कम से कम 4 अलग अलग विशिष्ट कनेक्शनों द्वारा अर्थ को जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन डी कम से कम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाले सामान्य सुरक्षा शर्तों के संदर्भ में विकल्प चुनें। 2 विकल्प हमें दिया है। यदि स्विच बोर्ड के पीछे कोई अटैचमेंट है या असुरक्षित कनेक्शन है तो स्विच बोर्ड के पीछे यदि कोई स्थान है तो उसकी चौड़ाई 20 सीएम से अधिक या 75 सीएम से कम होगी। इसकी माप किसी अटैचमेंट या कंडक्टर के सबसे बाहर निकले हुए भाग से की जाएगी। दूसरा विकल्प है यदि स्विच बोर्ड के बीच के स्थान की चौड़ाई 75 सेमी से अधिक है तो स्विच बोर्ड के दोनों ओर से एक पैकेज होगा जिसकी हाइट 1.8 होगी। ऑप्शन ए 1 सही है और 2 गलत है, ऑप्शन बी 1 सही है 2 सही है, ऑप्शन सी 1 गलत है और 2 सही है, ऑप्शन डी 1 गलत है और 2 गलत है। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। यदि स्विच बोर्ड के बीच के स्थान की चौड़ाई 75 मीटर से अधिक है तो 2 स्विच बोर्ड के दोनों ओर से एक पैसेजवे होगा जिसकी हाइट 1.8 मीटर है। अतः कथन 2 सही है और कथन 1 गलत है। आईईआर के अनुसार एक स्विच को स्पर्श स्तर 1.3 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित होना चाहिए। सॉकेट आउटलेट को भी फर्श से 0.25 या 1.3 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। छत पर पंखा और फर्श के बीच कम से कम 2.4 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मुख्य बोर्ड जमीन स्तर से 1.5 मीटर होना चाहिए। अगला सवाल है कम वोल्टता 440 वोल्ट उपकरणों में से मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग होगी। ऑप्शन ए 2000 वोल्ट, ऑप्शन बी 1000 वोल्ट, ऑप्शन सी 500 वोल्ट, ऑप्शन डी 1500 वोल्ट। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कम वोल्टेज उपकरणों 440 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट होगी। मेगर वह उपयंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत रोधन प्रतिरोध का मापन किया जाता है। निम्न वोल्टता प्रणाली में मेगर की टेस्टिंग वोल्टता 500 वोल्ट तथा उच्च वोल्टता प्रणाली में 1000 से 1500 वोल्ट तक हो सकता है। मेगर 2 प्रकार के होते हैं, हैंड ऑपरेटेड, यह डीसी मिली एमीटर व छोटे हस्तचलित डीसी जनरेटर का संयुक्त रूप है। दूसरा मेगर है ट्रांजिस्टराइड मेगर जिसमें 12 वोल्ट की बैटरी व एम्पलीफायर की सहायता से 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट व 1500 वोल्ट तक का आवश्यक टेस्टिंग वोल्टता प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी गई है। ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑप्शन बी वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ऑप्शन सी ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी नियत वोल्टेज ड्राइव। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ट्रैक्शन प्रणाली में वेरिएबल स्पीड ड्राइव थ्रॉटलिंग विधि को वरीयता दी गई है। ट्रैक्शन प्रणाली में भार सदैव परिवर्तनीय होता है, साथ ही अलग अलग प्रचालन अभिलक्षण भी भिन्न भिन्न होता है। अतः इसकी उपयोगिता के लिए परिवर्तनीय गति ड्राइव ही उपयुक्त होती है। वेरिएबल स्पीड ड्राइव के लिए डीसी मशीन अति उत्तम होता है।